Hello students, I am Dr. Anjana Tak, Associate Professor and HOD PTSR Department, Uttarakhand Ayurveda University, Dehradun. Today's video is all about the last minute revision of some important topics of PTSR subject paper 2. इस वीडियो को बनाने का पर्पस प्योरली कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है जो कि एग्जाम में मीन्स बोथ थ्योरी और प्रैक्टिकल में जानना ज़रूरी है। मैं कंप्लीट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेमोराइज एंड रिवाइज ओनली द की पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ योनि व्यापद। योनि व्यापद है क्या? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, योनि प्लस व्यापद। व्यापद का अर्थ होता है डिजीज़ और योनि का अर्थ यहाँ पे सिर्फ वजाइना नहीं लिया गया है, बट यहाँ पे योनि का अर्थ है जितना भी फीमेल का कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस सब को योनि के अंतर्गत लिया गया है। दैट मीन्स कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके जितने भी डिजीज़ हैं उन सब का समावेश योनि व्यापद के अंतर्गत हो जाता है। और जितने भी आचार्य हैं, जैसे बृहत्त्रयी में अगर हम देख रहे हैं चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन सब ने लिखा है कि विंशतिर योनि व्यापद इति। दैट मीन्स की जो संख्या है वो हर एक आचार्य ने 20 ही मानी है। कुछ इंपॉर्टेंट संदर्भ आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे इसका रेफरेंस मिलता है। चरक में 2 जगह पे मिलता है, सूत्रसान के जो अध्याय 19 है और चिकित्सासान के अध्याय 30 में। सुश्रुत में उत्तर तंत्र में मिलता है 38 चैप्टर में। सेम उसी तरह से सुश्रुत की तरह ही अष्टांग संग्रह के भी उत्तर तंत्र के 38 चैप्टर में इसका वर्णन मिलता है, जबकि अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र के 33 चैप्टर में इसका वर्णन जो वो मिलता है। अब देखते हैं कि योनि व्यापद के सामान्य निदान, दैट मीन्स की हेतु क्या कहे गए हैं। इसमें चरक के निदान को जानना ज़रूरी है। जो बच्चे श्लोक याद कर सकते हैं तो श्लोक डेफिनेटली आप इसको याद करेंगे। इसमें लिखा है कि मिथ्याचारेण तां स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीज दोषाच दैवाच श्रृणुता पृथक। दैट मीन्स कि इसमें जो चरक है उसने 4 मेन हेतु बताए हैं। एक बोला है, पहला है मिथ्या आचार, दूसरा बोला है प्रदुष्ट आर्तव, तीसरा है बीज दोष और चौथा है दैव। दैट मीन्स कि अगर आप श्लोक याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी योनि व्यापद से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्टिंग में अगर आप हेतु से स्टार्ट करते हो तो आपकी स्कोरिंग जो है वो बेटर हो सकती है। बट जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अभी लास्ट मोमेंट पे, उनको सिर्फ ये 4 पॉइंट्स और इसी वर्डिंग में आपको याद करना ज़रूरी है कि 4 कारण कौन से बताए। मिथ्याचार, मिथ्याचार में आहार और विहार दोनों आ जाते हैं। प्रदुष्ट आर्तव, दैट मीन्स कि जो भी आर्तव दुष्टि है या आर्तव से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी योनि व्यापद के कारण हो सकते हैं। बीज दोष के कारण, है ना, बीज दोष यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के बीच के लिए बताया गया। दैट मीन्स कि अगर कोई स्पर्म में डिफॉर्मिटी है या फिर ओवम में डिफॉर्मिटी है उस वजह से योनि व्यापद हो सकता है। और लास्ट बताया गया है दैव के कारण, है ना, जो रीजंस अनएक्सप्लेन्ड हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो इडियोपैथिक कॉजेज हैं वो सारे दैव के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया चरक के अकॉर्डिंग इसके हेतु। अगर हम सुश्रुत में इसका निदान देखते हैं तो उसने जो श्लोक की स्टार्टिंग की है उसने बोला कि प्रवृद्ध लिंगम पुरुषम या अत्यर्थ उपसेवते। तो उसने जो है वो विवाह को मेन कारण बताया और उसमें भी ऐसा पुरुष जो कि प्रवृद्ध लिंग वाला है। और उसमें भी जो डिजीज्ड विमेन है वो कैसी बताइए कि जो रूक्ष दुर्बल बाला या तस्या वायु प्रकुप्यति, जो स्त्री पर्टिकुलरली रूक्ष दुर्बल या फिर बाला एज में बहुत कम है उसमें इस कारण जो है वो वायु का प्रकोप होता है। सदुष्टि योनि आसादे योनि रोगाय कल्पते। इस तरह से उस वायु की दृष्टि से जो योनि है वो दुष्ट हो जाती है और उसके कारण योनि रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। और अगर हम अष्टांग में देखें तो उसने 2-3 चीज़ें उसने एक्स्ट्रा बताई हैं। जैसे उसने लिखा है कि दुष्ट भोजनात्, उसने चरक की तरह मिथ्या आचार ना लिख के दुष्ट भोजन, दैट मीन्स कि अगर कोई डिफेक्टिव डाइटरी हैबिट्स हैं उसके कारण हो सकता है। विषम स्थान अंग शयन वृष मैथुन सेवने, ये इसने पर्टिकुलरली बताया है। दुष्टार्थवाद चरक की तरह ये। और अपद्रव्य बीज दोषेन दैवता, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड जिस पे आपने लिखना है वो है अपद्रव्य के सेवन से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास योनि व्यापद के सामान्य हेतु। अब हम संख्या की बात करेंगे तो उसको क्लासीफाई किया गया है जो दोषों के अकॉर्डिंग। अगर सबसे पहले हम चरक के जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं तो चरक के अकॉर्डिंगली जो वातज योनि व्यापद है उनकी संख्या 11 बताई गई है। तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसमें मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं कि जो वर्ड सिमिलर हैं तो आपको याद करना जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला वातज है तो ऑब्वियसली बात है वातिकी, वातिकी फर्स्ट जो है योनि व्यापद है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 3 योनि व्यापदों की संख्या है जो आप उसके नाम याद करोगे उसमें लास्ट में चरना आता है। ठीक है, अचरना, अतिचरना और प्राक चरना। नेक्स्ट 2 के लास्ट में मुखी आ रहा है वर्ड, अंतर्मुखी और सूचीमुखी।
ठीक है। नेक्स्ट 2 में लास्ट में योनि वर्ड आ रहा है, षंडी योनि और महायोनि। और लास्ट के जो 3 है इसका कोई भी जो कोरिलेशन नहीं बन रहा, तो इन तीनों को आपने अलग से याद करना है, उदावर्तिनी, पुत्रग्नि और शुष्का। तो जो टोटल 11 योनि व्यापद हैं ये चरक के अकॉर्डिंग वातज जो दोष है उसके कारण उत्पन्न होते हैं। पित्त के कारण बहुत ईजी है याद रखना, चरक के अकॉर्डिंग 3 योनि व्यापद पित्त के कारण होते हैं। पैत्तिक की ऑब्वियस ही बात है, दोष से रिलेटेड है। रक्त योनि और अरजस का याद करना बहुत आसान है। पित्तज है तो पित्त का जो संबंध है वो रक्त से डायरेक्टली है, तो ठीक है, तो रक्त योनि और अरजस का, ठीक है। रज वर्ड भी जो रक्त से रिलेटेड है, तो ये पित्त में 3 आ जाते हैं। कफ के कारण वेरी इजी, सिर्फ एक ही है, श्लेष्मिकी। त्रिदोष के कारण सिर्फ एक ही है, सन्निपातिकी। अब नेक्स्ट आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जो चरक है इसने द्वंद्वज योनि व्यापद बताए हैं, वात पित्त के कारण और वात कफ के कारण, ठीक है। इसमें पित्त और कफ के कारण नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, पित्त और कफ के कारण नहीं है। वात पित्त को याद करना बहुत आसान है, वी एंड पी। वी से वात, पी से पित्त, तो इसी के अकॉर्डिंगली इसके योनि व्यापदों के नाम है। वी से क्या है, वामिनी, और पी से है परिप्लुता, ठीक है। वात पित्त वीपी हो गया, और वी से यहाँ पे है वामिनी और पी से है परिप्लुता। नेक्स्ट वात कफज की बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऊपर की तरह वी और के होना चाहिए था, बट क्योंकि वी ऊपर आ चुका है तो यहाँ पे आप इस तरह से कोड के फॉर्म में याद कर सकते हो, यू के। यू से आता है उपप्लुता और के से आता है कर्णिनी। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन चरक के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। आई रिपीट कि चरक के अकॉर्डिंग जो वातज योनि व्यापद हैं वो टोटल है संख्या में 11। पित्त के कारण 3 योनि व्यापद होते हैं। कफ और त्रिदोष के कारण सिर्फ एक ही है, वात पित्त के कारण 2 और वात कफ के कारण 2। तो टोटल संख्या जो हमारे पास चरक के अकॉर्डिंग है वो 20 बनती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो अक्सर जो थ्योरी पेपर में पूछी जाती है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो सुश्रुत ने थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली इसको जो है क्लासीफाई किया है। उसने क्या किया है कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये 4 ही कैटेगरीज की हैं। उसने द्वंद्वज योनि व्यापद नहीं बताए हैं, और ईच कैटेगरी में 5 योनि व्यापद लिखे हैं। दैट मीन्स कि 4 कैटेगरीज, हर कैटेगरी में 5, और 4 × 5 करेंगे तो टोटल संख्या हमारे पास बन जाती है 20। सबसे पहले वातज योनि व्यापद देखेंगे। इसका एक आप फॉर्मूला भी यहाँ पे देख सकते हो, उसको याद करने के लिए। वातज में है उब विपरी, ठीक है, एक वातला तो आएगा ही आएगा। उब विपरी एक एक वर्ड हम लेते हैं। ऊ से क्या है, उदावर्ता, ब से है बंध्या, वी से है विप्लुता, और परी से क्या है, परिप्लुता, ठीक है। तो वातज का आप एक सिंगल एक जो कोड वर्ड आप इसका याद कर सकते हो, उब विपरी। इसी तरह से पित्तज योनि व्यापद को देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला या कोड आप बोल सकते हो, प्रपुवारु, ठीक है। याद करने के लिए आप बना सकते हो अपना खुद का भी, कुछ भी और भी बना सकते हो, बट प्रपुवारु। प्र से है प्रशंसनी, पु से है पुत्रग्नि, वा से है वामिनी, और रू से है रुधिर क्षरा, ठीक है। तो ये 5 जो कैटेगरी जो ये योनि व्यापद हैं ये पित्तज की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है कफज। कफज का कोड है अ अति अत्या कर्णिनी। अ से है अचरना, अति से है अतिचरना, अत्या से अत्यानंदा, और कर्णिनी हमने कंप्लीट वर्ड यहाँ पे लिखा है। और लास्ट में आता है त्रिदोषज। त्रिदोषज में अगेन 5 जो योनि व्यापद है वो आते हैं। सर्वजा के अलावा क्या है, सुषम फल, ठीक है। सुषम फल आप इसको कर सकते हो। सु से है सूचिवक्त्रा, श से है षंडी, म से है महती, और फल से क्या है, फलिनी, ठीक है। सुषम फल करके आप याद कर सकते हो। सिर्फ कोड में रिपीट कर रही हूँ। वात का है उपविपरी, पित्त का है प्रपुवारु, क से मतलब जो कफज है क से, इससे आपने याद रखना है अ अति अत्या कर्णिनी, और जो त्रिदोषज है इसका आप याद करेंगे सुषम फल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो है कि चरक और वाग्भट की क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हो, अगर हम वातज योनि व्यापद की बात करें, जो चरक के 11 हैं वो टोटली वाग्भट के 11 वातज योनि व्यापद से मैच नहीं होते हैं। 2 का डिफरेंस आता है। चरक के अचरना और पुत्रग्नि की जगह पे वाग्भट ने वामिनी और जातग्नि नाम से योनि व्यापदों को बताया है। अब नेक्स्ट हम इंडिविजुअल जो योनि व्यापद है उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनके लक्षण बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और उनका मोस्ट प्रोबेबल जो कोरिलेशन है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं वातला योनि व्यापद। इसमें देखो वातज है तो सबसे मेन जो इसमें सिम्टम बताया गया है वो है तोद और वेदना।
स्तंभ बताया है, पिपीलिका सदृश सुक्ति, पिपीलिका बोलते हैं चींटियों को, ठीक है। इस तरह से सेंसेशन होना है कि जैसे चींटियां जो है वो चल रही हों। कर्कशता, सशब्द रूक्ष फेनिल आर्तव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्कशता मीन्स की ड्राइनेस या जो स्टिफनेस है वो बताई गई है। और आर्तव का करेक्टर क्या बताया है, वात से आपने याद रखना है कि वो शब्द के साथ बाहर निकलेगा, रूक्ष होगा और फेनिल होगा। ये तो हो गया चरक के अकॉर्डिंग। वाग्भट ने 2 सिम्टम जो है वो इसमें ऐड किए हैं जो कि चरक में नहीं थे और इम्पॉर्टेंट है, स्वन और भ्रंश, ठीक है। स्वन को हम वजाइनल फ्लेटस बोल सकते हैं कि आवाज़ जो है वो वजाइना से उत्पन्न हो सकती है, और भ्रंश मीन्स जिसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। तो इन्हीं सिम्टम्स के बेस पे अगर हम इसका कोरिलेशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे स्तंभ बताया है, कर्कशता बताया, तो ये कैसी कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। क्योंकि ये जो मस्कुलेचर है या फिर जो म्यूकोजा है, इसको हेल्दी रखना है, इसको जो सॉफ्टन बनाए रखना है, ये ईस्ट्रोजन का काम है। और अगर यहाँ पे किसी तरह की स्तब्धता या कर्कशता आ रही है तो दैट मीन्स कि ईस्ट्रोजन की यहाँ पे डेफिशिएंसी है। तोड़ और वेदना है, पेनफुल है यहाँ पे कंडीशन, तो वजाइनल न्यूरैल्जिया से कोरिलेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली स्तंभ जो स्टिफनेस है वो एंडोमेट्रोसिस का फीचर होता है ना, तो उसमें स्टिफनेस भी होती है और साथ में वेदना भी होती है। तो एक इसका और जो क्लोज कोरिलेशन है वो एंडोमेट्रोसिस बन सकता है। अगर हम वाग्भट के 2 सिम्टम जो कि स्वन और भ्रंश था, अगर हम इसको भी साथ में देखते हैं तो इट कैन बी कोरिलेटेड विद एंडोमेट्रोसिस विद लैक्स वजाइनल वॉल और पेरिनियल लैक्सिसिटी, ठीक है। तो स्वन भी उसी कंडीशन में हो सकता है, और भ्रंश दैट मीन्स की लैक्सिसिटी होने के कारण माइल्ड प्रोलैप्स की कंडीशन हम एंडोमेट्रोसिस के साथ मान सकते हैं। नेक्स्ट जो योनि व्यापद है दैट इज पित्तजा योनि व्यापद। तो पित्त के फीचर्स आपको पता ही है सबको कि इसमें दाह और पाक होगा, ज्वर होगा, भृश उष्ण स्राव, इसमें डिस्चार्ज बताया है कि एक तो भृश मतलब कि ज़्यादा होगा, और उष्ण मतलब कि जो उसका टेम्परेचर है उसको लेडी को बर्निंग जैसी जो है वो फील हो सकती है। नील पीत आर्तव, ये करेक्टर्स बताए हैं पित्तजा योनि व्यापद के। तो किस तरह की कंडीशन में इस तरह के फीचर्स आ सकते हैं, इट कैन बी कोरिलेटेड विद द अक्यूट इन्फेक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। उसमें भी दाह होगा, पाक होगा, और ज्वर की उत्पत्ति भी पित्तज योनि व्यापद में मिल सकती है। नेक्स्ट जो थर्ड योनि व्यापद है दैट इज कफज योनि व्यापद। तो कफ के फीचर्स में इन्होंने बताया कि पिच्छिल, अति शीतल योनि, कंडू, है ना, ऑब्वियस ही बात है, कफ के सारे फीचर्स बता रहे हैं, अल्प वेदना, और आर्तव का करेक्टर बताया कि पांडु और पिच्छिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन फीचर्स को अगर हम कोरिलेट करके देखते हैं तो जो इसका मोस्ट प्रोबेबल मॉडर्न कोरिलेशन बन सकता है दैट इज ट्राइकोमोनियासिस, है ना। तो ये आप सब जानते हैं कि दिस इज ए प्रोटोजोल इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस के अंडर आता है, एक इन्फेक्शन की कंडीशन है जो कि एक प्रोटोजोआ जो है ट्राइकोमोनास उसके कारण फैलता है। तो ठीक है, उसको हम इस कफज योनि व्यापद के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सन्निपातज। तो इसमें सभी दोषों के जो लक्षण है वो मिलते हैं। दाह हो गया पित्त का, शूल हो गया वात का, श्वेत पिच्छिल आर्तव कफ से मैच करता है, और सर्वलिंग समुत्थाना, क्लियर लिखा है कि इसके जो लिंग है दैट में जो फीचर हैं वो तीनों दोषों से मैच करते हुए हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट योनि व्यापद है उदावर्तिनी, ठीक है। उदावर्तिनी को अपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसका जो क्वेश्चन है कई बार इंडिविजुअल भी आ सकता है, आपको 5 नंबर की टिप्पणी में पूछा जा सकता है, या फिर आपको 10 नंबर के उसमें भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हो पाए तो आप इसका श्लोक ज़रूर याद करिएगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ की पॉइंट्स ही आपको बता रही हूँ। उदा वर्ड से आपने इसको याद रखना है कि इसका जो कॉज बताया गया है वो बताया कि वायु इसमें उद्वृत हो जाती है, किस वजह से, वेग विधारण के कारण। दैट मीन्स कि जो फीमेल वेगों का विधारण करती है ना, वायु की नॉर्मल मूवमेंट क्या है, उसने नीचे से निकलना है, ठीक है। वायु की जो मूवमेंट है आर्तव की तरफ कह लो या फिर जो अधोभाग से बताइए, अगर उन वेगों को जो स्त्री रोकती है तो वायु क्या हो जाती है, उद्वृत हो जाती है। उस उद्वृत होने के कारण रज का ऊर्ध्व गमन होता है, ठीक है। रज का भी नॉर्मल क्या था, अपान वायु को उसको नीचे से निकालना चाहिए था, क्योंकि वायु उद्वृत हुई है तो इस वजह से रज का भी जो है वो ऊर्ध्व गमन होता है, और आर्तव इसमें कष्ट के साथ निकलता है, ठीक है। स्त्री को पेन फील होती है, बट आर्तव निकलने के बाद तत्क्षण सुख की अनुभूति होती है। वैसे तो पेनफुल कंडीशन है, बट जब आर्तव निकल जाता है तो थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को रिलीफ फील होता है। तो सारी कंडीशन अगर हम देखें कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आर्तव के निकलने के टाइम पे पेन होती है, तो दिस कंडीशन दैट मीन्स कि उदावर्तिनी योनि व्यापद कैन बी कोरिलेटेड विद डिस्मेनोरिया।
नेक्स्ट जो योनि व्यापक है दैट इज़ बंध्या। बंध्या यहाँ पे देखो कॉमनली हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, बट योनि व्यापक के रिलेशन में अगर हम देखें तो दिस इज़ नॉट इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा फीचर बताया गया है नष्ट आर्तवा। बंध्या में जो फीचर है वो क्या है, नष्ट आर्तव। तो क्लियर कट है, यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया, है ना। क्यों हमने सेकेंडरी लिया, क्योंकि यहाँ पे आर्तव का नाश बताया है। दैट मीन्स कि आर्तव पहले बना हुआ था जो कि नष्ट हो गया, है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि आर्तव स्टार्टिंग से ही नहीं था। नाश तो इसका तब होगा कि जब पहले बना था उसके बाद नष्ट हुआ है ना। अगर हम बोलते कि आर्तव उत्पन्न ही नहीं हुआ तो हम बोल सकते थे कि दिस इज प्राइमरी एमेनोरिया, है ना। बट यहाँ पे क्या बोला है कि नष्ट आर्तव, दैट मीन्स कि आर्तव पहले प्रेजेंट था, बाद में वो नष्ट हुआ है, तो इस कंडीशन को हम कोरिलेट कर सकते हैं, दिस इज सेकेंडरी एमेनोरिया। नेक्स्ट है विप्लुता। अगेन बिल्कुल एक ही वर्ड आपने इसमें याद रखना है। विप्लुता में जो फीचर बताया गया दैट इज नित्य वेदना। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें योनि दैट मीन्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगातार वेदना हो रही हो, तो इट कैन बी कोरिलेटेड विद वजाइनल न्यूरैल्जिया, स्पेशली साइकोजेनिक इनोरेशन। ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन पर्टिकुलर हमें नहीं मिलती है कि जिसमें कॉन्स्टेंटली पेन रह रही हो, है ना। अगर हो भी रही होगी तो उसके साथ और फीचर्स हमें मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पे सिर्फ एकमात्र जो फीचर बताया गया वो वेदना ही बताई गई है। तो दिस मे बी कोरिलेटेड विद वजाइनल न्यूरैल्जिया, स्पेशली ऑफ साइकोजेनिक ओरिजिन। नेक्स्ट योनि व्यापक इज परिप्लुता। इसका जो रीज़न है यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया है, मैथुन के समय श्वथु या उद्गार अवरोध से उत्पन्न। ठीक है, तो जो लोग पीजी की आगे चल के तैयारी करेंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को नोट करना। वेग विधारण सारे नहीं बताए हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया कि विवाह के टाइम पे, क्वाइटस के टाइम पे जो लेडी दो स्पेसिफिक वेगों का अवरोध करती है। कौन कौन से हैं, श्वथु दैट मीन्स स्नीजिंग और उद्गार जो बेल्चिंग है। ठीक है, इन दोनों जो वेगों का जो लेडी अवरोध कर रही है उसको परिप्लुता योनि व्यापक होने के चांसेस रहते हैं। फीचर्स क्या बताएं इसमें, शोथ, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी, स्पर्श अक्षम, टच करने में जिसको हम पैरासीजिया बोलते हैं उसको टच करने में भी पेन फील होगी, श्रोणी वंक्षन पृष्ठ में वेदना। ठीक है, जो लोअर पार्ट ऑफ द बेली है, एब्डोमेन है या फिर लोअर बैक पेन हम उसको बोल सकते हैं, फीचर्स होते हैं। साथ में ज्वर। ठीक है, ये हो गया चरक के अकॉर्डिंग। और सुश्रुत ने इसमें बोला है ग्राम्य धर्म रुजाभिषम। ग्राम्य धर्म बोलते हैं इंटरकोर्स को, क्वाइटस को, रुजाभिषम। ठीक है, तो पेनफुल क्वाइटस, है ना। तो ये जो वर्ड बताया है ये बताया है सुश्रुत ने। तो इन फीचर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ चरक के फीचर्स देखें जिसमें हमें इन्फ्लामेशन मिल रही थी, लो बैक एक या लो एब्डोमिनल पेन और साथ में फीवर मिल रहा था, तो कौन सी कंडीशन को मिमिक कर रहे हैं ये सारे फीचर्स, PID दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और अगर हम सिर्फ सुश्रुत का कोरिलेशन देखें कि क्या बन रहा है, ग्राम्य धर्म में रुजाभिषम, तो दिस इज पेनफुल सेक्सुअल क्वाइटस जो हम बोल सकते हैं, तो दिस इज डिस्पैरोनिया। इसके लिए जो मेडिकल टर्म आती है पेनफुल क्वाइटस के लिए दैट इज डिस्पैरोनिया। तो दिस इज ऑल अबाउट परिप्लुता। अब नेक्स्ट योनि व्यापक को देखते हैं, प्रसृंसिणी। इसके लिए जो वर्ड आता है, जो श्लोक में वर्ड आता है दैट इज संदते तो क्षोभिता। संदते तो क्षोभिता, है ना। संदन का मतलब है यहाँ पे स्रवित होना, है ना। बहुत सारे अर्थ इसमें आते हैं बट स्पेशली लिखा है तो क्षोभिता। क्षोभित होने पर दैट मीन्स कि जब हम उसको हिलाते हैं या फिर जब हम उसको इरिटेट करते हैं तो उस टाइम पे योनि में से स्राव होता है। या फिर क्षोभित होने पर स्रंसरण, है ना। ये जो संदन का वर्ड जो अगर टीकाकारों को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने संदन का वर्ड स्रंसरण भी लिखा है। तो स्रंसरण का अर्थ हम लेते हैं अपनी जगह से खिसक जाना, है ना, अपने स्थान से च्युत हो जाना। तो ये पहला फीचर तो ये हो गया संदते तु क्षोभिता। और दूसरा जो फीचर बताया है वो बताया है दुप्रसूश्च। प्रसव इसमें दुष्कर होता है, दैट मीन्स कि कष्ट से इसमें प्रसव होता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये दोनों फीचर्स हमें मिल सकते हैं, इट कैन बी कोरिलेटेड विद सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, फर्स्ट डिग्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर फर्स्ट डिग्री का यूट्राइन प्रोलैप्स होता है तो नॉर्मली वो प्रसव में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि फीचर हमें बताया गया है दो प्रसूष्ट, है ना, और अपनी योनि जो अपने स्थान से हिल भी गई है, तो हम प्राइम जो फर्स्ट डिग्री जो हम यूट्राइन प्रोलैप्स है उसको कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, क्योंकि इसी में ही प्रसव में प्रॉब्लम आ सकती है, फर्स्ट डिग्री में प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट योनि व्यापक इज पुत्रग्नि।
इसमें बताया गया कि वात के रोक्ष गुण से उत्पन्न इस व्याधि को बताया गया है। और जो वर्ड श्लोक में आता है दैट इज गर्भ जातम जातम विनाशित। जातम जातम मीन जितनी बार भी गर्भ धारण जो लेडी है वो करती है उसका गर्भ जो है वो उसका नाश हो जाता है। चरक और सुश्रुत ने थोड़ा सा इसके जो कॉजेज हैं वो अलग बताए हैं। चरक ने लिखा है कि ये जो योनि व्यापद है पुत्रग्नि दुष्ट शोणित से उत्पन्न होता है, और सुश्रुत ने लिखा है कि रक्त स्राव से उत्पन्न होता है। लक्षण दोनों में सेम है, गर्भ जातम जातम विनाशित। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्लियर कट है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें जो प्रेगनेंसी होने के बाद जो फीटल लॉस है वो होता रहता है, तो इट कैन बी कोरिलेटेड विद हैबिचुअल अबॉर्शंस। बट अगर हम वाग्भट की बात करें, अगर आपको याद हो तो उसने पुत्रग्नि की जगह पे जो वर्ड दिया था वो दिया था जातग्नि, है ना, जातग्नि वर्ड दिया था। तो उसका जो फीचर बताया वो लिखा है कि जातम जातम सुतम हंति। तो ये गर्भ की जगह पे यहाँ पे उसने सूत वर्ड लिखा है। दैट मीन्स कि डिलीवरी तो हो रही है बट डिलीवरी के बाद जो फीटस है वो डेड हो रहा है। तो इट कैन बी कोरिलेटेड विद रिपीटेड नियोनेटल डेथ्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। चरक और सुश्रुत ने बताया है जातम जातम क्या नष्ट हो रहा है, गर्भ का विनाश हो रहा है। तो इसको हम हैबिचुअल अबॉर्शंस के साथ कोरिलेट करते हैं। जबकि वाग्भट ने लिखा है कि जातम जातम सुतम हंति। ठीक है, सुत बोलते हैं पुत्र को, है ना, पुत्र या पुत्री, हम प्रोजेनी की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पैदा होने के बाद अगर डेथ हो रही है तो इसको हम अबॉर्शन में नहीं लेंगे। तो इन दिस कंडीशन जो जातग्नि योनि व्यापद है उसको हम कोरिलेट करते हैं रिपीटेड नियोनेटल डेथ्स के साथ। नेक्स्ट योनि व्यापद इज वामिनी। वामिनी वमन से लिया गया। तो यहाँ पे किस चीज़ का वमन हो रहा है, गर्भाशय में गया जो शुक्र है उसका 6 से 7 दिन के बाद वमन हो जाता है। दैट मीन्स कि वो गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। और जो चरक ने बताया उसमें लिखा है कि ये कंडीशन सवेदना भी हो सकती है और बिना वेदना के भी हो सकती है। ठीक है, तो वामिनी योनि व्यापद में क्या हो रहा है, शुक्र का वमन हो रहा है। एक टाइम स्पेसिफिक बताया गया है कि 6 से 7 दिन के बाद गर्भाशय में गया हुआ शुक्र जो है वो बाहर वमित हो जाता है। बट अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसका फीचर देखें बिल्कुल ये अलग है। उसने क्या लिखा है, हिंदी में अगर आप याद करेंगे तो फिर भी सफिशिएंट है, रज से युक्त शुक्र का सवात योनि से वमन होना। तो उसने सिर्फ शुक्र नहीं बोला, उसने बोला कि जो चीज़ बाहर आ रही है वो किसके साथ आ रही है, रज के साथ बाहर आ रही है। ठीक है, तो अगर हम अब इसको कोरिलेट करके देखें तो इट कैन बी कोरिलेटेड विद इफ्लूवियम सेमिनिस। ठीक है, जो सीमन है वो बाहर आ रहा है। यहाँ के इसको बोलते हैं कि जो ओव्यूलेशन कैस्केड है, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो सिक्रीशंस है वो बढ़ जाती हैं। बट पर्टिकुलरली अगर हम सुश्रुत की बात करें तो यहाँ पे आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि सुश्रुत ने लिखा था कि रज के साथ शुक्र बाहर आता है। तो आप सबको पता है कि शुक्र और जो रज है उसको मिलके क्या बनता है, वो गर्भ बनता है। बट यहाँ पे क्योंकि वो बाहर आ रहा है तो इट कैन बी कोरिलेटेड विद वेरी अर्ली अबॉर्शन विदाउट द डिसेंट ऑफ बीज। क्योंकि आयुर्वेद में सिर्फ शुक्र और शोणित के संयोग को ही गर्भ नहीं बोला, उसमें लिखा है कि शुक्र शोणित के बाद जब उसमें आत्मा का भी संयोग होता है या फिर जब उसमें जीव का अवतरण होता है तभी हम उसको गर्भ बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने अबॉर्शन वाले फीचर्स नहीं लिखे वामिनी में, है ना। बट हम इसको अर्ली अबॉर्शन के साथ क्यों कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सुश्रुत ने शुक्र को लिखा है कि वो रज से युक्त होकर बाहर आता है। नेक्स्ट योनि व्यापद है रुधिर क्षरा या लोहित क्षरा। इसका फीचर बताया कि सदाह रक्त का क्षरण होना। क्षरण बोलते हैं धीरे धीरे ऊजिंग होना। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है, इट कैन बी कोरिलेटेड विद सर्वाइकल पॉलिप विद इरोशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रैंक ब्लीडिंग नहीं है, धीरे धीरे दाह के साथ क्षरण हो रहा है ना। तो पॉलिप जो सर्वाइकल पॉलिप है जब उसमें हल्की इरोशन हो सकती है तो उसको हम रुधिर क्षरा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट योनि व्यापद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली 5 नंबर की टिप्पणी में पूछा जाता है, अचरणा योनि व्यापन। यहाँ पे जो चरणा वर्ड लिखा गया है वो बताया गया है हाइजीन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अचरणा दैट मीन्स कि जो लेडी हाइजीनिक कंडीशन को फॉलो नहीं करती है। तो इसमें क्लियर कट इसका जो कॉज बताया गया है वो लिखा है कि योनि के अधावन से उत्पन्न होता है। दैट मीन्स कि जो फीमेल प्रॉपर हाइजीन नहीं रख रही है, योनि को वॉश नहीं कर रही है, अधावन कर रही है, तो उसमें ये योनि व्यापद उत्पन्न होता है। फीचर जो बताया गया क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण होता है तो कंडू की उत्पत्ति बताई है। उसी कंडू के कारण लिखा है कि तया अति नर कांक्षिणी। ठीक है, उस फीमेल को नर की आकांक्षा अधिक होती है। दैट मीन्स कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है उस फीमेल की बढ़ जाती है।
सुश्रुत ने डिफरेंट बताया इसका चरना का जो फीचर है, उसने बोला है कि पूर्वम पुरुषाद अतिरिच्यते, ये इसने कंडीशन बताई है ऑर्गेजम से रिलेटेड। पूर्वम पुरुषाद दैट मीन्स कि पुरुष से पूर्व ही जो फीमेल ऑर्गेजम है वो अटेन हो जाता है। तो अगर हम इसका कोरिलेशन देखें तो इट कैन बी कोरिलेटेड विद चरक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इचिंग ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशन, और अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ऑर्गेजम। नेक्स्ट इज अतिचरना। अतिचरना का जो रीज़न बताया गया है वो यहाँ पे चरण का हाइजीन से नहीं लिया गया, यहाँ पे इंटरकोर्स से लिया गया है। तो अति का मतलब क्या है, अति व्यवहार से उत्पन्न, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्ट के कारण इसको उत्पन्न बताया गया है। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे शोफ, सुप्ति और रुचा, ये 3 फीचर्स आपने यहाँ पे याद करने हैं कि अतिचरना का रीज़न जो है दैट इज एक्सेसिव क्वाइटस, और 3 फीचर क्या याद रखने हैं, शोफ, सुप्ति और रुचा। सुश्रुत ने बिल्कुल छोटा सा वर्ड अलग बता दिया, उसने लिखा है बीजम न विंदति, दैट मीन्स कि बीजम न विंदति, बीज का ग्रहण उसमें नहीं हो पाता, दैट मीन्स कि उसमें कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो कोरिलेशन देखेंगे, जो चरक है, चरक ने क्या बोला है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू एक्सेसिव क्वाइटस, ठीक है, अति व्यवहार दैट मीन्स एक्सेसिव क्वाइटस, और शोफ, सुप्ति, रुचा बताइए दैट मीन्स कि कोई ना कोई वहाँ पे इन्फ्लामेशन उत्पन्न हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ इंजरी, मे बी बिकॉज ऑफ हाइपरीमिया हो सकता है। और सुश्रुत ने बोला है क्योंकि बीजम न विंदति, तो इसके कारण क्या है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू एक्सेसिव क्वाइटस विद इनफर्टिलिटी। बीजम न विंदति दैट मीन्स कि ऐसी स्त्री जो है वो गर्भ धारण करने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट इज अत्यानंदा। न संतोषम ग्राम्य धर्मेन गच्छति, दैट मीन्स कि जो स्त्री है उसको ग्राम्य धर्म दैट मीन्स क्वाइटस से संतोष नहीं होता है, मैथुन से वो स्त्री जो है वो संतुष्ट नहीं होती है। दिस कंडीशन कैन बी कोरिलेटेड विद निम्फोमैनिया। नेक्स्ट योनि व्यापद इज कर्णनी। इसका एक रीज़न पर्टिकुलर बताया गया है, इसका निदान बिल्कुल डिफरेंट बताया गया है। ये बताया है अकाल प्रवाहन से उत्पन्न। अकाल प्रवाहन का मतलब क्या है, ये लेबर के टाइम पे जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे अनटाइमली बेयरिंग डाउन एफर्ट्स के कारण। आप सबको पता है कि बेयरिंग डाउन एफर्ट हमें कब पेशेंट को बोलना चाहिए, जब फुल डायलिटेशन हो चुकी होती है ना। फुल डायलिटेशन मीन्स कि जब 10 सेंटीमीटर तक जो सर्विक्स है वो डायलेट हो चुका होता है, तभी हमें पेशेंट को बेयरिंग डाउन एफर्ट के लिए बोलना है। बट अगर लेडी अनटाइमली इस टाइम से पहले जो है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्शंस को के साथ में वो जो सिंक्रोनाइज नहीं करती, अगर प्रवाहन करती है, तो उस वजह से कर्णनी योनि व्यापद हो सकता है। गर्भ के द्वारा रुकी हुई वायु इस कंडीशन में क्या करती है, श्लेष्मा तथा रक्त के साथ मूर्छित हो जाती है। तो 2 चीज़ें इसने बता दी। अकाल प्रवाहन से क्या होगा, गर्भ के कारण वायु रुक जाती है, जो कि किसके साथ मूर्छित हुई, 2 चीज़ें यहाँ पे और इन्वॉल्व होगी, श्लेष्मा और रक्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्योंकि कर्णनी है तो क्या होता है, यहाँ पे कर्णिकाओं की उत्पत्ति होती है, दैट मीन्स कि कुछ जो ग्रोथ्स है वो कर्णिका की शेप की जो ग्रोथ्स है वो यहाँ पे होती हैं, जो कि क्या करती हैं, रक्त मार्ग का अवरोध करती हैं, ठीक है, रक्त मार्ग का अवरोध करती हैं। तो यहाँ पे जो इसका कोरिलेशन हम बना सकते हैं दैट इज सर्वाइकल इरोजन। पॉलिप से हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, पॉलिप या फिर जो वेजाइनल सेप्टम है हम उससे इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि जो पॉलिप है नॉर्मली वो रक्त मार्ग का अवरोध नहीं करता है ना। और उसमें जो है ये इसका जो रिलेशन है वो डिलीवरी के साथ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल इरोजन के साथ हम इसमें इसका कोरिलेशन बना सकते हैं। क्या होता है सर्वाइकल इरोजन, आप सबको पता है कि ये एक मिसनोमर है। हम बोलते हैं इरोजन, बट यहाँ पे कुछ भी इरोड नहीं हो रहा है, सिंपली जो सर्विक्स है उसकी अपीयरेंस इरोडेड जैसी लगती है कि वो रेडिश कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सर्विक्स के अंदर का जो एपिथेलियम है, जो कि कॉल्यूमिनर एपिथेलियम था एंडो सर्विक्स का, वो किसी इन्फ्लुएंस के कारण, जैसे हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ईस्ट्रोजन के कारण एक्टो सर्विक्स पे आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, और किसको रिप्लेस कर देता है, वहाँ के स्क्वैमस एपिथेलियम को, ठीक है। जब एंडो सर्विक्स जो है उसका कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बाहर निकल के एक्टो सर्विक्स पे आ जाता है, तो दैट कंडीशन इज सर्वाइकल इरोजन। और ये जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है ये किस कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक्टो सर्विक्स भी रेड हो गया है, ठीक है। तो इरोजन के साथ हमें मिलता जुलता लगता है, तो इस वजह से इस कंडीशन को हम सर्वाइकल इरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट योनि व्यापद है सूचीमुखी। नाम से पता चल रहा है सूची मतलब सुई की तरह जो सर्विक्स है उसका मुख हो जाता है। अति संवृत योनि, बिल्कुल एक छोटा सा वर्ड सुश्रुत ने बताया, सूचीमुखी किसको बोलते हैं, सूची वक्त्रा अति संवृता। और इसका जो कॉज बताया गया है वो बताया कि मातृ दोष से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बताई है जो कि
जो ओवुलर डिफेक्ट के कारण होती है, वायु के रोक्ष गुण के कारण उत्पन्न बताया है। इसके कारण होगा क्या, गर्भस्थ शिशु की योनि इससे दूषित होती है। दैट मीन्स कि ये मदर की व्याधि नहीं है, मतलब जो लेडी है जब वो प्रेग्नेंट है ना, उस टाइम पे जो उसके ओवुलर डिफेक्ट के कारण उसका इंट्रायूट्राइन फीटस है जो उसकी योनि दूषित होती है और उसका जो द्वार है वो अणु हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम किसको ले सकते हैं, कोरिलेट किसको कर सकते हैं, पिन होल सर्विक्स को, है ना। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सर्विक्स, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल ऑस जो है वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड होता है, तो उसी को हम कोरिलेट कर सकते हैं सूचीमुखी योनि व्यापद के साथ। नेक्स्ट योनि व्यापद बहुत इंपॉर्टेंट है, षंडी योनि व्यापद। अगेन एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से उत्पन्न बताया गया है। इसमें लिखा है कि बीज दोष से उत्पन्न, बट यहाँ पे सूचीमुखी की तरह ये नहीं बोला है कि ये माता का दोष, जो बीज दुष्ट है, या फिर पिता का, दोनों में से किसी की भी बीज दुष्टि हो सकती है। वायु से गर्भस्थ शिशु का आशय इसमें उपहत हो जाता है, तो आशय से यहाँ पे लिया गया गर्भाशय, ठीक है। तो जो गर्भस्थ इंट्रायूट्राइन फीटस है, ऑब्वियसली फीमेल फीटस होगा, उसका गर्भाशय यहाँ पे विकृत हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो पैदा होएगी और जब उसकी जो मिनाक की जाएगी वहाँ पे उसको क्या होगा, अनार्तव, प्राइमरी एमेनोरिया रहेगा, अस्तनी, उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, दैट मीन्स कि जैसे जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो इस फीमेल में नहीं होगी। निर्द्वेषिण्य, ऐसी स्त्री जो है वो पुरुषों से द्वेष करने वाली होगी, ठीक है, उसको मतलब कि जो अपोजिट सेक्स से जो अट्रैक्शन है वो नहीं होगी। तो किससे कोरिलेट कर सकते हैं, ये सारी कंडीशन क्या बता रही है कि दिस इज हाइपो फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी और कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ द गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स, ठीक है। हम क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ही काम नहीं करी, हम ये नहीं बोल रहे कि ओवरी काम नहीं करी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंटली आपने समझनी है, अगर कहीं भी कभी पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है तो दैट मीन्स कि उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड भी काम नहीं करेगा और ओवरी भी काम नहीं करेगी, है ना। इसी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर ओवरी ही काम नहीं कर रही होती और पिट्यूटरी काम कर रही होती, दैट मीन्स कि जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर से जो मास्टर जो सिग्नल भेजने वाली पिट्यूटरी है वो ही काम नहीं करी, जिसकी वजह से ना ओवरी काम करेगी ना एड्रिनल ग्लैंड काम करेगा, इसकी वजह से अनार्तव भी हो रहा है और अस्तनी, दैट मीन्स कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी उस फीमेल में डेवलप नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट योनि व्यापद इज महती योनि व्यापद। सुश्रुत ने सिंपल एक ही वर्ड लिखा है इसमें, विवृता, दैट मीन्स कि खुली हो जाती है योनि, विवृत होती है। इसका जो कॉज बताया गया वो लिखा है कि विषम दुख शैया पर मैथुन करने से। और फीचर्स क्या बताए गए हैं, गर्भाशय तथा योनि का मुख इसमें विष्टंभित हो जाता है। अगर हम इसकी टीका देखते हैं तो चक्रपाणी ने लिखा है कि विष्टंभित का मतलब है विस्तारित, दैट मीन्स कि खुला हो जाना, और मांसोत्सन्ना, ठीक है, मांस जैसा जो है वो उत्सन, जो उभरा हुआ मांस है वो इसमें डेवलप होता है। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें योनि का मुख भी विस्फारित हो गया और गर्भाशय का मुख भी हो गया और मांसोत्सन्ना भी है, तो दिस कंडीशन, दिस महती योनि व्यापद और महायोनि, वी कैन से इट कैन बी कोरिलेटेड विद प्रोसिडेंशिया। प्रोसिडेंशिया क्या चीज़ है, दिस इज थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है। आपने याद रखना है कि सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स को हमने पीछे कहाँ कोरिलेट किया था, प्रसरंसनी के साथ, है ना। क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे 2 प्रसूष्ट वर्ड आया था, ठीक है। वहाँ पे हमने किया था प्रसंसनी को सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ, और यहाँ पे महती योनि व्यापद को हम कोरिलेट कर रहे हैं थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोसिडेंशिया। नेक्स्ट योनि व्यापद इज फलिनी। फलिनी का जो रीज़न है ये भी डिफरेंट बताया, इसने लिखा है कि तरुणी स्त्री जब अतिकाय मतलब कि ज़्यादा प्रवृद्ध लिंग वाले पुरुष के साथ मैथुन करती है तो उसके कारण उसकी योनि फल के आकार की बन जाती है, ठीक है। फलिनी का अर्थ क्या है कि जब हम विजुअली देख रहे हैं तो उसकी योनि हमें ऐसे लगेगी कि जैसे गोल जैसी फल के आकार की हमें दिखाई देती है ना। इसी कंडीशन को, जो फलिनी जो सुश्रुत ने जो टर्म दी है, इसी को ही माधव, भावप्रकाश और योग रत्नाकर ने अंडिनी योनि व्यापद बताया, ठीक है। बात सेम है कि ऐसे गोल सी योनि हमें लगती है, फल से सुश्रुत ने उसको कोरिलेट कर दिया और इन 3 आचार्यों ने इसको अंडे से कोरिलेट कर दिया। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें हमें एक ऐसी प्रोट्यूबरेंस योनि में दिखाई देगी जब हम पेरिनियम को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इट कैन बी कोरिलेटेड विद सिस्टोसील और रेक्टोसील, है ना। इसी से हमने क्यों कोरिलेट किया, हमने यूट्राइन प्रोलैप्स से क्यों नहीं कोरिलेट किया। अब जस्ट इमेजिन कि अगर यूट्रस का प्रोलैप्स हो रहा है तो हमें जो
बाहर का जो पार्ट है जो कि हमें दिख रहा है, वहाँ पे हमें क्या दिखाई देना था, एक्सटर्नल ऑस दिखाई देना था, ठीक है। तो वो एक फल हमें नहीं दिखना था उसके, क्योंकि बीच में हमें ओपनिंग दिखाई देती। बट हम यहाँ पे फलिनी को कोरिलेट कर रहे हैं सिस्टोसील के साथ कि हमें सिर्फ उभार दिखाई दे रहा है, बट वहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है। ये आगे वाली वॉल की भी हो सकती है, दैट मीन्स कि एंटीरियर वजाइनल वॉल का भी प्रोलैप्स हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोसील। और ये भी हो सकता है कि पोस्टीरियर वजाइनल वॉल इसमें जो है वो प्रोलैप्स हो रही हो, जिसको हम बोलते हैं रेक्टोसील, ठीक है। तो यूट्राइन प्रोलैप्स को हमने कोरिलेट नहीं किया क्योंकि उसकी अपीयरेंस फल की तरह नहीं आनी थी, है ना, फल की तरह नहीं आनी थी, क्योंकि सेंटर में क्या जाना था, एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। बट यहाँ पे हमने फलिनी को इसीलिए किससे कोरिलेट किया, सिस्टोसील या फिर रेक्टोसील से कोरिलेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट योनि व्यापद आते हैं। अभी अगर हम सूचक की क्लासिफिकेशन के बाद देखें, ये वाली जो क्लासिफिकेशन चरक के अकॉर्डिंग, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स के साथ हमें चरक ने बताएं। जैसे शुष्का योनि व्यापद का वर्णन सिर्फ चरक में ही मिलता है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें योनि का मुख जो है वो शुष्क हो जाता है। ड्राइनेस ऑफ द वजाइना वी कैन से, और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वी कैन से। रीज़न क्या बताया इसमें, वैवाहिक काल में वेग का अवरोध करने से उत्पन्न, है ना। यहाँ पे वेग कौन सा अवरोध हुआ है ये नाम स्पेसिफाई नहीं किया है ना। जैसे पीछे हमने किया था कि श्वत्व और उद्गार के वेग से बोला था, बट यहाँ पे इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से वेग के अवरोध से हो रहा है, किसी भी वेग के कारण हो सकता है। नाम से पता चल रहा है कि मेन फीचर योनि मुख का शोषण, और साथ में बताया विर्ण मूत्र संघ, दैट मीन्स कि जो मल या फिर मूत्र है, इन दोनों में से दोनों चीज़ों का रुक जाना। किससे कोरिलेट कर सकते हैं, शोष बताया गया, तो दैट मीन्स हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसको म्यूकस को सिक्रीट करते रहना या वहाँ की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना काम होता है ईस्ट्रोजन का, ठीक है। और अगर किसी वजह से वहाँ पे स्टिफनेस आ रही है या ड्राइनेस हो रही है, तो दैट मीन्स कि ईस्ट्रोजन के हार्मोन की कमी है यहाँ पे। तो दिस शुष्का योनि व्यापद कैन बी कोरिलेटेड विद हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। नेक्स्ट योनि व्यापद इज अंतर्मुखी योनि व्यापद। इसका जो रीज़न बताया वो बताया कि अति तृप्त होकर व्यवहार करने से उत्पन्न, ठीक है। इसको जो रीज़न बताया कि जो लेडी बहुत ही तृप्त होकर भोजन कर लेती है, उसके बाद अगर वो जो सेक्सुअल एक्ट है उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसका क्या हो जाता है, योनि का मुख वक्र हो जाता है, योनि का मुख टेढ़ा हो जाता है, अंतर्मुखी अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और वी कैन से इसके कारण अस्थि और मांस में वेदना होती है, और साथ में बताया कि मैथुन असहिष्णुता, ठीक है, डिस्पेरोनिया इसमें हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें योनि का मुख टेढ़ा हो जाता है, तो दिस कंडीशन कैन बी कोरिलेटेड विद रेट्रोवर्टेड यूट्रस, है ना। हमें पता है कि नॉर्मली योनि कैसे होनी चाहिए, एंटीवर्टेड होता है जो यूट्रस है, और एंटी फ्लेक्स्ड होता है ना। अगर योनि का मुख अलग हो गया, नॉर्मल पोजीशन से डिफरेंट हो गया, तो दैट मीन्स कि दिस कैन बी कोरिलेटेड विद रेट्रोवर्टेड यूट्रस। तो दो वर्ड आपने मेनली याद रखने अंतर्मुखी में कि किस वजह से हुआ है, अति तृप्त होकर योनि जो व्यवहार करने से, और दूसरा याद रखना है कि योनि का मुख इसमें वक्र हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अंतर्मुखी योनि व्यापद। नेक्स्ट इज उपप्लुता। ये जो उपप्लुता योनि व्यापद है, इसका स्पेसिफिक जो मेन चीज़ याद रखने की है कि ये प्रेगनेंसी में होने वाला योनि व्यापद है, ठीक है। ये कौन सा योनि व्यापद है जो कि प्रेगनेंसी में होता है। क्या लिखा है इसका रीज़न, गर्भिणी द्वारा छर्दी तथा श्वास के अवरोध से उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है वो छर्दी, दैट मीन्स की वॉमिटिंग, या फिर श्वास जब उसको एग्जॉशन हो रहा है, जब उसको ब्रीदिंग उसको ज़्यादा होनी है और उसको वो रोक रही है, श्वास का अवरोध कर रही है, तो उसके कारण उसको उपप्लुता योनि व्यापद होगा। फीचर इसके क्या है, पांडु तथा श्वेत वर्ण का उसमें स्राव होगा और साथ में तोद होगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे श्वेत या फिर पांडु वर्ण का स्राव हो रहा है, तो स्राव तो नॉर्मल नहीं है ना। जो अगर वजाइनल सिक्रीशंस बढ़ रही हैं, दैट मीन्स कि वजाइना का इन्फेक्शन है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जो इन्फेक्शन क्रिएट करती है प्रेगनेंसी में, यहाँ पे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कैंडिडियासिस। क्यों इससे कोरिलेट किया, ट्राइकोमोनियासिस से नहीं किया, तो बिल्कुल एक लाइन में मैं आपको बताऊँगी। प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होने के कारण लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, वजाइना का पीएच एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच में ट्राइकोमोनियासिस नहीं होता है, ठीक है। एसिडिक पीएच में सिर्फ एक ही वजाइनल इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडा एल्बिगन से उत्पन्न होता है। तो कैंडिडियासिस हम इसको कोरिलेट करें, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बात है। उपप्लुता में कौन सा वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है जो कि
पांडु या श्वेत वर्ण का डिस्चार्ज उत्पन्न कर रहा है, तो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद कैंडिडियासिस। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस से क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके लिए एल्कलाइन पीएच था और प्रेगनेंसी में पीएच एल्कलाइन होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राक चढ़ना। प्राक का मतलब होता है अर्ली, है ना, और चढ़ना का मतलब यहाँ पे हो गया क्वाइटस। तो रीज़न क्या हुआ प्राक चढ़ना का, अति बालाश्री के साथ मैथुन करने से उत्पन्न होता है। क्या होगा इसके कारण, पृष्ठ कटी तथा वंशन प्रदेश में रुजा हो सकते हैं और योनि से दूषित होती है। तो सिंपल सी बात है, कोरिलेशन किससे करेंगे, ये क्या सारे सिम्टम्स क्या हैं जो सिम्टम्स प्रोड्यूस इन यंग वुमेन ड्यू टू क्वाइटस। ठीक है, यंग वुमेन अति बालाश्री, है ना, तो उसके कारण जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं वो सारे प्राक चढ़ना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट योनि व्यापक जो चरक स्पेसिफिक है दैट इज अरजस का। रीज़न इसमें बताया, अगर आपको याद हो तो ये हमने पित्त की श्रेणी में रखा था। पित्त के 3 हमने योनि व्यापद पढ़े थे, पित्तला योनि व्यापद, रक्त योनि और अरजस का। ठीक है, तो क्लियर कट है कि पैथिक व्याधि है ये, गर्भाशय में स्थित पित्त द्वारा रक्त के दूषित होने से उत्पन्न होती है। और फीचर क्या बताएं कि कार्श्य और वैवर्ण्य। चक्रपाणी ने जब हम इसकी टीका देखते हैं तो उसमें लिखा है अनार्तव, और इसी अरजस का कोई वाग्भट ने लोहित क्षया नाम से लिखा है ना। अनार्तव हो रहा है, रक्त का इसमें क्षय हो रहा है, और लेडी कैसी बिल्कुल इमेशिएटेड है, विवर्णता हो रही है। तो किस चीज़ को ये मिमिक कर रहे हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया ड्यू टू मे बी बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और मे बी बिकॉज ऑफ अनीमिया, है ना। विवर्ण्य है, उसका कार्श्य है, तो ट्यूबरकुलोसिस या अनीमिया के कारण जो सेकेंडरी एमेनोरिया हो रहा है, अनार्तव हो रहा है, उसको हम अरजस का योनि व्यापद के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट योनि व्यापद इज असृचा। रक्त तथा पित्त के दूषित होने से उत्पन्न होता है। मेन फीचर क्या है, योनि से रक्त की अति प्रवृत्ति होना, जिसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया। ठीक है, असृक्तर भी हम बोल सकते थे, बट यहाँ पे क्या लिखा है, गर्भधारण होने पर भी योनि से रक्त की अति प्रवृत्ति होती रहती है। तो वाग्भट ने इसको रक्त योनि नाम से भी लिखा है। तो किससे कोरिलेट कर सकते हैं हम इसको, AUB या फिर DUB, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या फिर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो एक ही फीचर आपने याद रखना है, योनि से रक्त का अति स्रावित होना, दिस इज असृचा योनि व्यापद। अब हमने जो 20 के 20 योनि व्यापद है उनको मोटा मोटा हमने मेन जो की पॉइंट्स है वो देख लिए। नेक्स्ट आता है इसका चिकित्सा सिद्धांत, जो आप किसी भी योनि व्यापद में सामान्य चिकित्सा सिद्धांत लिख सकते हो। तो ये पॉइंट्स आपने नोट करने, आप इसको लर्न करेंगे, ऐसा सच आप लिख भी सकते हो। इसमें लिखा है कि जब हम सारे आचार्यों का मत हमने कंबाइन करके अगर हम देखते हैं तो स्नेहन स्वेदन के बाद मृदु पंचकर्म, है ना। पंचकर्म है, ऑब्वियस ही बात है, स्नेहन स्वेदन के बाद भी होगा, है ना। तो कैसा करना है, तीक्ष्ण नहीं करना हमने, कैसा करना है, मृदु पंचकर्म करना है। इसमें हम बस्ती, अभ्यंग, परिषेक, प्रलेप, पिच्चू का प्रयोग कर सकते हैं, दैट मीन की स्थानिक चिकित्सा बताई है। उत्तर बस्ती बहुत इफेक्टिव है, विरेचन को बताया है। और ये जो आगे मैंने रेड कलर के पॉइंट्स लिखे हैं, ये क्या चीज़ है, शुक्र दृष्टि और आर्तव दृष्टि की जो भी चिकित्सा है ना, वो सारी हम योनि व्यापद में यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। क्लैव्य की चिकित्सा जो इसने चरक में चिकित्सा सारण के 30 चैप्टर में बताई है, या फिर सुश्रुत में बताई गई है शारीर स्थान में, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। धात्री की चिकित्सा में जो यूज़ हो रहे हैं योग, वो हम योनि व्यापद में यूज़ कर सकते हैं। गर्भिणी रोग की चिकित्सा, है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा कि उपप्लुता योनि व्यापद हो रहा है गर्भिणी में, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर स्तन रोग की चिकित्सा, वो भी हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम योनि व्यापद में यूज़ कर सकते हैं। योग की बात करें तो बहुत सारे योग है, यहाँ पे मेन मैंने समराइज किया हुआ है कि पुष्यानुक्षोण है, चरक में बताया गया है, फलघृत, लघु फलघृत, बृहद शतावरी घृत, महारासनादिक्वात और जीरकादि मोदक, है ना। ये मेन योग हैं जो हम डिफरेंट कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट हम यूज़ कर सकते हैं। पथ्य की बात करें तो आसव और अरिष्ट अच्छे बताए गए हैं। ठीक है, ये संधान कल्पना की जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाली प्रिपरेशंस हैं, ये योनि व्यापद में पथ्य बताई हैं। सीधू का सेवन जो है वो लाभकारी है, लहसुन को अच्छा बताएगा, और क्षीर को योनि व्यापद में अच्छा बताया। अपथ्य का बोला है कि मंड का सेवन हमें योनि व्यापद में नहीं करना है। तो ये हमारे पास योनि व्यापद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया है, बाकी फर्दर जो डिटेल है आपको बुक से याद करनी है। योनि व्यापद के बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ आज हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ योनि अर्श। छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर की टिप्पणी में अक्सर पूछा जाता है।
तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर हम देखते हैं तो प्रकुपित दोष क्या करते हैं, योनि में मांसांकुरों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, योनि अर्श की तरह इसमें ग्रोथ उत्पन्न होती है, मांसांकुर उत्पन्न होते हैं जो कि किस तरह के होते हैं, सुकुमार, है ना, बहुत ही टेंडर जेंटल, मतलब जो हम जिसको फ्रेजाइल बोल सकते हैं, दुर्गंध युक्त होते हैं, पिच्छल होते हैं और रक्त का स्राव करने वाले होते हैं। ठीक है, बहुत ही डेलिकेट सी मांसांकुर उत्पन्न होते हैं योनियाश में, जो जिसको अगर हम टच करते हैं, थोड़ा सा भी अगर वो इरिटेट होते हैं तो वहाँ से रक्त का स्राव होता है। आकृति बताइए पर्टिकुलरली, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो, छत्राकार। ठीक है, जैसे छतरी की तरह, मतलब जो ग्रोथ है, जो उभार वाली जो मांसांकुर है वो यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, इन मांसांकुरों के कारण क्या होता है, योनि तथा आर्तव का नाश होता है। आर्तव तो नष्ट होगा ही होगा, साथ में जो भग है या फिर जो योनि प्रदेश है उसका भी यहाँ पे नाश होता है। अब हम देखते हैं इसकी चिकित्सा। इसकी जो चिकित्सा बताई है भेषज के साथ साथ बताई गई है कि क्षार अग्नि दहन कर्म बताया है, छेदन हमें करना है, दैट मीन्स इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट बताई गई है। ठीक है, मेडिसिन तो खिलानी है, साथ ही साथ इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट बताई है। और अगर हम योगों की बात करें तो उपदंश चिकित्सा में वर्णित रसक्रिया तथा तुत्थ आदि लेप पर्टिकुलरली इस योनियाश में यूज़ करने के लिए बताए गए हैं। अगर हम ब्रॉड इसका अगर हम कोरिलेशन देखें तो किससे कोरिलेट कर सकते हैं, हम कंडाइलोमेटा अक्यूमिनेटा के साथ इसका कोरिलेशन होता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर की टिप्पणी में अक्सर पूछा जाता है।